पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में क्लास पोस्ट के कर्मचारी थे, चपरासी भी बोल सकते हैं, बट वैसा उन्होंने किया नहीं कुछ। उनकी कुछ लाइनें ऐसी होती थी हमारी लाइफ में, वो कुछ बोलते थे, वो सटायर टाइप का होता। सटायर मतलब जानते हैं ना, आलोचना करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि वो ऐसा बोलते थे कि वो आपके दिल और दिमाग को हिट करते हैं कि नहीं, वो अगर इस तरह से ये चीज़ बोल रहे हैं तो ये काम नहीं करते। मुझे याद है आज भी जब मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था, तो एग्ज़ाम देने के बाद, क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद दोपहर में मैं ऐसे बगीचे में, बहुत धूप थी एकदम, गोलियां खेल रहा था कंचे। और उस दिन दुर्भाग्य से पापा आ गए और गन्ने के जो लहावा होता है उससे खूब मारे, खूब पीटे। 2-3 दिन तक हम बात नहीं किए, कुछ नहीं किए। फिर लगा कि नहीं, इन्होंने जो कहा है सही कहा है। हमसे हमेशा कहते थे कि तुम ज़िंदगी में ट्रैक्टर ही चलाओगे या मजदूरी करोगे, हैंडपम्प में जाके काम करोगे। तो मैं बस ये सोचता था कि ये काम मुझे नहीं करना है। 10th पास आउट होने के बाद हम ये सोचते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत स्ट्रांग हुआ था। तो इंजीनियरिंग के लिए मैंने सोचा, तो क्लास 12th हमारा 2010 में था। तो उस समय इंडिया में बहुत डिसीजन आए, इंजीनियर भगाए जा रहे थे और मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था। फॉरेन से, अमेरिका से सब इंजीनियर को नौकरी सब गंवा के आ गए थे इंडिया में। तो उसी समय भैया का हमारे सिलेक्शन हुआ TCS में। तो जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनकी बातें सुनी जाने लगी। तो नॉर्मली हमें BA करने के लिए बोला गया घर में। मुझे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। मेरे दोस्त सारे इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस फील्ड में टॉपेस्ट ऑफ द टॉप सोचूं। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं IIT से BTech करूँगा, IIM से MTech, फिर उसके बाद मेरी लाइफ सेट है, कंपनी में कोई अच्छी जॉब देगी, BMW गाड़ी देगी, सारी चीज़ें देगी, एवरीथिंग। बट जब हम ह्यूमैनिटी में BA करने के लिए आए तो मैंने टॉपेस्ट ऑफ द टॉप सोचा कि मुझे UPSC निकालना है, IAS बनना है। एशिया टफेस्ट एग्ज़ाम है UPSC का एग्ज़ाम, जिसमें IAS बनते हैं। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मुझे घर से ज़बरदस्ती BEd कराया गया कि कोई नौकरी मिले। उसके बाद 2017 में मैंने MA इकोनॉमिक्स ऑनर्स टॉप किया मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और 17 में ही मैंने UPSC एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी पहली पोस्टिंग बनारस में हुई। और बताने के लिए तो यही कहेंगे हम हमेशा कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है लोगों के लिए। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, दूसरों को हम कभी कुछ ज्ञान नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? अपने आप को पहचानिए कि आप कितने अंदर से ताकतवर हैं। आप बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, सामने वाले के दिमाग के साथ ही खेलना आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। कोई भी गेम हम तभी जीत सकते हैं जब हम सामने वाले के प्लान को डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ। समझ रहे हैं? UPSC निकालने के लिए मेरे पास मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा तुम्हें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की कंडीशन ये थी कि मेरी माँ हमसे कहती थी कि जब मैं शादी करके आई थी इस घर में, मेरी माँ एकदम अनपढ़ लेडी है। जब वो 11 साल की थी तो उसकी शादी हो गई थी। मेरे घर में पापा जब 9 साल के थे और चाचा हमारे 9 महीने के थे, तभी दादा दादी का डेथ हो गया था। घर में खाना बनाने वाला तीसरा कोई आदमी। आज हमारे घर में 8 अधिकारी। पापा हमारे पिछले साल ही रिटायर हुए। हमारी वाइफ DSP है, मैं IAS हूँ, भैया हमारे PCS हैं, दीदी 3 दीदियाँ हैं, उनके हस्बैंड हमारे PCS हैं, दीदी एक प्रोफेसर है, बहुत सारे लोग हैं। मतलब जो शिक्षा और दोनों, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों एक दूसरे से हमेशा कोरिलेट करने चाहिए। जब मैं पढ़ता था तो मैं खूब खाना पीना खा के पढ़ता था, खा पी के एकदम बैठता था। तो जब आपका मेंटल एक्सरसाइज होती है तब भी आपका पेट में खाना पचता है, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं पचता।
मेरी ये आदत थी। आप लोग को क्या लगता है कि मैंने मेहनत के लेवल पे एक टेबल से, आप लोग तो फील्ड में आके करते हैं, मैं तो फील्ड में भी करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, बट जिस समय हमें तैयारी करनी होती थी, आज के डेट में मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं 18 कंट्रीज़ गया, बहुत सारी चीज़ें देखा लाइफ में, बट कभी मैंने ये सोचा नहीं था अपनी ज़िंदगी में कि जब मैं बीए में पढ़ता था तो मैं कभी स्विट्ज़रलैंड जा पाऊँगा। गवर्नमेंट ने हमें वहाँ भेजा, 6-7 दिन में रहा, बट 3-4 दिन होने के बाद फिर लगता है कि चलो अपने घर चले। मैं फॉरेन सर्विस में भी जा सकता था, मेरी रैंक ऐसी थी, लेकिन मैंने नहीं किया, नहीं मुझे इंडिया में ही रहना। तो आप क्या करना चाहते हैं ये आपको ही सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने ऐसे फील्ड को चुना, नेशनल जा रहे हैं, इंटरनेशनल जाएंगे अपनी मेहनत के दम पे, तो वो सिर्फ आप अपने आप को पहचान के ही जा सकते हैं कि आप कितने, आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। हम आप तो ऐसे हैं कि आपको मोटिवेट कर देंगे, 3 घंटे 2 दिन आप मेहनत कर लेंगे, बट उस मोटिवेशन को सस्टेन कितना कर सकते हैं आप, वो आपका स्ट्रेंथ है। समझ रहे हैं? और आपका स्ट्रेंथ जो है वो आपको ज़रूर पहचानना है, हम क्या कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं भी बहुत ऐसे ही, मतलब क्रिकेट बैडमिंटन ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा खेलता था। आप लोग को एक कहानी बताते हैं, एकेडमी में हमारे यहाँ इन सर्विस स्पोर्ट्स होता है, IAS, IPS, IRS, जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उसी दौरान से। तो हमारी टीम में चेस के प्लेयर बड़े कम हुआ करते थे। जो सबसे फेमस चेस प्लेयर था हमारे बैच का, 73rd रैंक था उसका, और वो पूरे बैच में फेमस हुआ करता था। मैं क्रिकेट खेलता था, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे गांव में ऐसे ही दोपहर में बैठ जाते थे लोग, लूडो खेलते हैं या कैसे, ऐसे गांव में हम भी चेस खेलते थे। मैं कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी टूर्नामेंट में जाके चेस खेला हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रेंथ मैं बताता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 12:30 बजे से हमारा क्रिकेट मैच स्टार्ट होने वाला था और चेस का मैच हमारा रख दिया गया, हमारे बैच ने हमें ज़बरदस्ती डाल दिया। मैंने सोचा कि मैं चेस का इतना अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, बट जो सामने वाला टॉप के साथ हमारा रख दिया चेस मैच, और उसने ये चैलेंज कर दिया, किसी ने उसको बुलाया तो उसने ये कहा कि देव को मैं 10 मिनट में 5 मिनट में बस हरा के आता हूँ। ये चीज़ हमें अंदर से खल गई कि मतलब 5 मिनट वाला प्लेयर मैं नहीं हूँ चेस का, बट मैंने बोला नहीं किसी को, खेलना शुरू किया। मैच भी था, हमारा प्रेशर था कि मुझे 12:30 बजे मैच खेलने जाना है तुरंत। उसके बाद वो स्ट्रेंथ ऐसा होता है कि जो आपको आपके ईगो को जगाए, और वो चेस मैच मैंने खेलना शुरू किया। 30 मिनट का होता है, 28 मिनट जाते जाते मैंने उनको हरा दिया और ज़बरदस्त तरीके से हराया। पूरे बैच में ये बात फेमस हो गई कि दत्त ने श्रेष्ठ को हरा दिया, उसका नाम श्रेष्ठ दयाल था। तो जस्ट कि इतना अच्छा, मतलब मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा था, बस कुछ बात ऐसी लग जाए कि हाँ बस खेलना हम जानते थे, प्रैक्टिस टेक्निक सामने वाले का क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठा लेना वो होता है। तो तब मुझे लगा कि मैं भी ठीक ठाक चेस प्लेयर हूँ, चेस का गोल्ड मेडल समझ रहे हैं? सारी चीज़ें आपके दिमाग से चलती हैं। फिजिकल हेल्थ जितना अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ उतना अच्छा रहेगा। समझ रहे? कोई भी काम करना हो, मैं तो यूपीएससी निकालना हूँ, यूपीएससी एग्ज़ाम निकालना हूँ, तो मैं अपने मेंटल लेवल को, किसी के कोई मेरे सामने आ जाता है, मैं 1, 2, 3 मिनट जाते जाते फिर मैं उस पर हावी हो जाता हूँ किसी भी लेवल में बात करने के लिए। मेरे पास तो हज़ारों लोग आते हैं डेली ऑफिस में, सब कुछ, बट हम जिस ज़मीन से आए हैं उसी ज़मीन से जुड़े हमेशा से। बहुत सारे मेरे बेस्टमेट्स ने बहुत हाई फाई लाइफ जीते हैं, मैं ये हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ। क्या होता, मैं इंजीनियर हो जाता, मुझे BMW गाड़ी मिल जाती, रोज़ सूट पहन के टाई पहन के जाता। मेरी गाड़ी, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आता हूँ, ड्राइवर को भी नहीं लाता। समझ रहे हैं? लेकिन जब मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ उस समय मैं अपने आप को रोड का राजा समझता हूँ कि इस गाड़ी को किसी की हिम्मत नहीं है कि रोक पाएगा। समझ रहे हैं? तो वो बनी, कहीं भी मतलब लगे कि हाँ आप जिस गाड़ी में बैठे हैं उस गाड़ी की एक डिग्निटी है, और उस गाड़ी में जो बैठा है वो एक डिग्निटी। समझ रहे हैं? ये जज्बा हमेशा रखिए अपने आप में, तभी आप टॉपेस्ट ऑफ द टॉप पहुंच पाएंगे।
मैं हमेशा सबको कहता था कि अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको टॉप लेवल का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी की जब भी मुझे बहुत सम्मान मिलता है तो मैं एक दिन को अपने लाइफ को बहुत याद करता हूँ। मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 28 अक्टूबर 2017 और बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के के साथ कि मैं दिल्ली जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, घर वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे ऊपर, समाज पूरा देख रहा होता है कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे ही तैयारी करते करते स्ट्रेटजी बनाए थे। एक दिन ऐसा लगा कि मुझे मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, जब कि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, लेकिन मेरा प्रीलिम्स निकल चुका था। तो मैंने ये सोचा कि मुझे पहली बार में ही निकालना। उस 23 अक्टूबर को मैं पढ़ने बैठा। मेरा नॉर्मली रूटीन क्या होता था पढ़ने का पता है? मैं 2 बजे दोपहर में बैठता था पढ़ने के लिए। अगले दिन सुबह 8 बजे मैं टेबल और चेयर से उठता था। ये लेवल था। मैं सुबह 8 बजे सोता था, रात दोपहर के 12, साढ़े 12, 1 बजे मैं उठ जाता था। मैंने टारगेट किया था कि मेरा 16 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिसमें 18 घंटे 19 घंटे पढ़ाई नहीं होती। लेकिन 23 अक्टूबर को जब मैं पढ़ने बैठा, उस टेंशन के बाद 2 बजे उठा नॉर्मल रूटीन में, फिर लगा कि नहीं होगा क्या होगा, वो टेंशन में। जब आपको ये लगे, 2 चीज़ें, जब आप कोई टारगेट फिक्स करते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, आपने टारगेट सेट कर दिया, उसे हिट करना है आपको। हिट हमेशा बहुत स्ट्रेटजी के साथ होती है और उस स्ट्रेटजी में रुकावटें जो होती हैं हमारे आसपास के ही समाज होता है, जो नेगेटिव इम्पल्स होता है। उस दिन 2 बजे से 5 बजे तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब इवन मुझे पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई छोड़ के मैं सब कुछ कर रहा था, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं करना था जो मुझे करना चाहिए था प्रायोरिटी पे। जब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तब आपका सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है, आपका हार्ड वर्क, वो होना चाहिए। मैं उस दिन 5 बजे शाम को पढ़ने बैठा। सिर्फ उसमें हम लोग रूम में रहते थे, तो मग में पानी रखते थे, तो 1 लीटर पानी लेके मैं बैठा था पढ़ाई करने। मैंने अपनी लाइफ की सबसे लंबी पढ़ाई 34 आवर्स की है, बिना उठे चेयर से, बिना टॉयलेट किए, कुछ भी नहीं। 34 आवर्स। मैं 23rd को बैठा, 25th की मॉर्निंग में टेबल चेयर से उठा था 3 बजे 4 बजे के आसपास। और मैं बालकनी में जाके ऐसे आसमान में देख रहा था। 3 दिन बाद हमारा मेंस का पेपर था। मेरी आंखें दोनों इतनी सूज गई थी, जैसे लग रहा था 2-2 गोटियाँ भर दी गई आँखों में। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई था, सिलेक्शन तो मेरा ही होगा, बाकी किसी का हो चाहे ना। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप कोई टारगेट हिट नहीं कर सकते, कोई भी। ये कॉन्फिडेंस आपके हार्ड वर्क से ही जनरेट होगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना। हमें क्या है, हमें क्रिकेट खेलने की क्या ज़रूरत है? मेरा तो सिर्फ शौक़ है, सिर्फ एक शौक़ है कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मैं खेल रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं हर एक चीज़ करता हूँ। पिच बनाना, सारी चीज़ें, कैसे पिच बनेगी, पिच कैसी बनेगी, किस तरह से होगी। क्रिकेट तो मेरा टारगेट नहीं है। मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, क्यों खेलूँ मैं? क्यों धूप में आके मेहनत करूँ? क्यों क्या करूँ? बट खेल एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेंटल हेल्थ को हमेशा सही रास्ते पे लेके जाती है। आज के डेट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों से आप पूछेंगे, 10-10 साल निकाल देते हैं, तैयारी नहीं हो पाती है या निकल नहीं पाता है अनफॉर्चुनेटली। उनके रूम में देखेंगे लाइब्रेरी बनी होती है इस तरह से कि मतलब इतनी किताब पढ़ते हैं, कापियाँ पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। आज के डेट में मैं डेली जितना लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, उतनी फाइलें मैं 10 मिनट में निपटा देता हूँ। उतना पढ़ के वो सारी चीज़ें देख, क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, मैं डिसीजन मेकर। एक पब्लिक सर्वेंट हमेशा डिसीजन सिर्फ पब्लिक के लिए लेता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, कि मैं जो डिसीजन लूँगा इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा। सरकार ने इसीलिए तो चुना है हमें। तो हमेशा कभी भी देखिए, अपने स्ट्रेंथ को ध्यान में रखें। जब हम अपने आप को एक अच्छे लेवल पे बना लेंगे, तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। समझ रहे हैं? मैं सिंपल सा एग्जांपल आपके कोच साहब का दे रहा हूँ। नेशनल कोच हैं,
कहीं भी बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, क्यों ये सब करने की गांव में करने की ज़रूरत है इनको, इतने पैसे खर्च करके आप लोग के ऊपर मेहनत करने की। इन्हें तो कहीं भी बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोच बना दिया जाएगा नेशनल टीम का या किसी भी टीम का, क्यों नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कोच हो गए, सारी चीज़ें हैं। यहाँ से प्लेयर्स अगर जा रहे हैं अपने गांव से, जो हमारा इतना पिछड़ा एरिया में बनारस में क्यों पोस्टिंग लूँ, मैं चाहता तो दिल्ली लेता, करोड़ों रुपए कमाता, लेकिन नहीं। अगर हम उस चीज़ पे चले जाएंगे तो हमारा इस चीज़ पे इतने ऊंचे ओहदे पे आने का कोई मतलब नहीं रह गया। समझ रहे हैं? हमेशा सेवा का भाव जरूर होना चाहिए। समझ रहे हैं? और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर ही रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। हमेशा कोई भी आगे बढ़ रहा है, आपका साथी है किसी भी तरीके का, उसे हमेशा मोटिवेट करिए कि वो आगे बढ़े। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं था तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, मेरे गांव का ही लड़का है। 4 बहनों में अकेला सबसे छोटा भाई था। पिताजी उसके राजगीर थे। अचानक से उनको 2016 में हार्ट अटैक आया। 2 बार हार्ट अटैक आ गया। घर की कंडीशन बेहद बुरी, इकोनॉमिक कंडीशन एकदम ख़राब थी। मैं दिल्ली था उस समय, नया नया दिल्ली गया था, और उसने हमसे कहा बस इतनी बात कि देव मैं जा रहा हूँ अब मुंबई कमाने। और इतना टैलेंटेड लड़का, पढ़ाई में इतना अच्छा, मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आया कि अगर ये जैसा लड़का अगर कमाने लगेगा जाके मुंबई में 10-12 हज़ार रुपये में, तो इतनी अच्छी एक क्या कहते हैं कि एक प्रतिभा अगर निकल जाएगी तो फिर ये देश किस काम का। मैंने सिर्फ उसको बोला, मुझे 12,000 रुपये पॉकेट मनी मिलते थे दिल्ली में, 7,000 हमारे रूम का किराया होता था, 5,000 में हमें पूरा महीने का खर्चा चलाना होता था खुद पे। मैंने उससे बस एक बात बोली कि तुम मुंबई जाके क्या करोगे, बहुत अच्छी नौकरी होती है। 2016 की बात है, 8 से 8 साल पहले। मैंने कहा बहुत होगा, तुम 10-12 हज़ार 13,000 रुपये कमाओगे मुंबई में जाके, और उसमें से 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार तुम्हारा ही खर्चा हो जाएगा। मुंबई जैसे अच्छी जगह पे तुम्हें, ख़राब से ख़राब जगह पे भी तुम्हारा खर्चा 8-9 हज़ार रुपये होगा। तुम घर पे क्या दोगे? तो उससे बस मैंने एक सवाल पूछा कि तुम्हारे पापा के हर महीने की दवा का कितना खर्चा आता है? उसने कहा 5,000 रुपये। मैंने कहा मैं हर महीने में तुम्हें 5,000 रुपये दूँगा, पढ़ाई के लिए दिल्ली या इलाहाबाद की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा है तो तुम घर पे भी पढ़ सकते हो। और उसने किया ये चीज़। पहले साल में ही जब इसके बाद मेरे पास जब जैसे पैसे आते थे 5,000 रुपये में उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। एक साल में पहली बार वो बना लेखपाल, दूसरी बार गुड्स गार्ड बना, और तीसरी बार वो पीसीएस निकाल लिया, और अभी वो डिप्टी जेलर। अभी मिर्ज़ापुर में पोस्टेड था, अभी शाहजहाँपुर में पोस्टेड। ये टैलेंट होना चाहिए। सारी चीज़ें संभल गई, सब कुछ हो गया। हमें क्या था, हम तो अच्छी जगह पर पढ़ रहे थे, मुझे अपना पेट काट के उसको देने की क्या ज़रूरत थी। अगर उस समय में उससे कह देता कि हाँ तुम जाओ मुंबई कमाओ, तो आज वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तो हमेशा ये एक टैलेंट दूसरे, कभी भी लाइफ में, मतलब मैंने आप लोग के खेल में मैंने बहुत देखा है कि जो हर्डल्स आते हैं वो ये है कि बेईमानी सबसे ज़्यादा, न्यूज़ से और सारी चीज़ों से, कुश्ती और ये बॉक्सिंग में मैंने ये चीज़ देखा है हमेशा। लेकिन ठीक है, ये आपकी समस्या आपके रास्ते में आ सकती है कभी भी, हमेशा ध्यान रखें, लेकिन वो आपका रास्ता नहीं रोक सकती, आपके मेहनत का हर तरीके का। समझ रहे हैं? तो उस चीज़ पे ही आगे बढ़िए। जो आपने सोचा है, अगर टारगेट सेट कर लिया है तो उसे हिट करिए। समझ रहे हैं? थैंक यू। चलो सभी लोग एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, देवेंद्र भाई का। और आप इन बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, और आपका बताया हुआ अगर ये लोग थोड़ा सा भी फॉलो कर लेंगे, इन लोगों की लाइफ बन जाएगी। और ये सभी बॉक्सर इसमें नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं,
जोन गोल्ड मेडलिस्ट, स्टेट चैंपियन भी हैं बच्चे सब, नेशनल प्लेयर है, बच्चियाँ भी ये नेशनल खेली हुई हैं। इधर ये ऋषभ पांडे अभी लास्ट ईयर स्कूल नेशनल में इनका गोल्ड था और नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल रहा है इनका। तो अब मिला जुला के जो भी है, आप लोगों को इनसे ज़्यादा अच्छा कोई सिखाने वाला, बताने वाला मिलेगा नहीं। जो इन्होंने बताया, जो ज़मीनी सच्चाई, लोग रोते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, सब कुछ के बावजूद जो बताया भाई साहब ने कि आपके अंदर करने का जुनून होना चाहिए। चाहूँगा आप लोग को कि किसी भी सफलता के रास्ते में पैसा कभी रोड़ा नहीं बन सकता। मैंने उस चीज़ को जिया है। पैसा कमाना बहुत आसान काम है, बहुत आसान, लेकिन मैंने पैसे को इस लेवल पे देखा है कि पैसा इंसान की ज़िंदगी का नीयत ख़राब कर देता है, उसके रिश्ते, उसके संबंध, सारी चीज़ें। कभी पैसे को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद की अहमियत को इम्पोर्टेंस दीजिए। समझ रहे हैं? वहाँ पैसा हमेशा फेल हो जाएगा। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता कभी भी, ठीक है। किसी भी आदमी का जिसको देखेंगे समाज में वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका समाज में लोग पूछते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, उस आदमी को हमेशा आप देखेंगे कभी वो पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देता, ठीक है। तो हमेशा अपने आप, एसेट का मतलब पैसा और ज़मीन ये सब चीज़ें नहीं होती। आप खुद अपने आप में कितना बड़ा एसेट हो ये ध्यान देने की बात है, समझ रहे हैं? तो उसी रास्ते पे ही आगे बढ़िए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, और सर को सभी लोग एक बार जय हिंद बोलो फिर से। और